जाता है संविधान बनाने के लिए। तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है कब? 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिराए जाते हैं। कहां पर गिराए जाते हैं? जापान के अंदर। 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराए जाते हैं। अब इनके बाद में यानी 9 अगस्त 1945 को विश्व युद्ध जो है समाप्त हो जाता है और इसी के जस्ट बाद उपरांत इसके ब्रिटेन के अंदर नए प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ब्रिटेन में क्या होता है अभी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। नया प्रधानमंत्री कौन होगा? एटली। तो नया प्रधानमंत्री जो है एटली, तो एटली जैसे ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो वे घोषणा करते हैं कि हम 30 जून 1948 तक भारत को उसकी सत्ता सौंप देंगे। 30 जून 1948 तक भारत को उसकी सत्ता सौंप देंगे। तो उसके लिए अब भारत अपने देश को कैसे चलाएगा, उसके लिए वो एक कैबिनेट में से 3 सदस्यों को भारत रवाना करते हैं कि आप वहां जाइए और वहां जाकर के उन्हें बताएं कि किस प्रकार से आप अपने संविधान का निर्माण करेंगे और किस प्रकार से आप अपने देश को चलाएंगे। तो आप देखेंगे कि एक प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री का जो होता है, प्रधानमंत्री किसके ऊपर काम करता है? प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाता है? किसमें से बनाया जाता है? लोकसभा से तो बनाया जाता है, लेकिन यानी इसकी एक मतलब कि सदस्य होते हैं इसके साथ में जिनके ऊपर ये निगरानी रखा जाता है। ये प्रधान है, मंत्रियों में से प्रधान है। तो फिर वो मंत्री क्या कहलाते हैं? वो मंत्रियों का समूह कहलाता है मंत्री परिषद। क्या कहलाता है? मंत्री परिषद कहलाता है। तो मंत्री परिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिसमें सर्वोच्च दर्जे के मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री सर्वोच्च दर्जे के मंत्री हैं। तो इसमें से ये एटली क्या करते हैं? 3 मंत्रियों को भारत की तरफ रवाना करते हैं। तो 3 मंत्री कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये एवी अलेक्जेंडर जो है ये 3 सदस्य है, कैबिनेट के हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से 3 मंत्रियों को भेजा भारत की तरफ और इन मंत्रियों को जब ये भारत आते हैं तो इसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। क्या कहते हैं इसे? कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन जो है मिशन ये भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो 24 मार्च 1946 को आता है। आज ही के दिन 1946 को ना, आज भी क्या है? 24 मार्च है। तो 24 मार्च 1946 को ये तीनों सदस्य भारत पहुंचते हैं, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर आकर के बड़े नेताओं से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप संविधान की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन संविधान बनाओगे कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? संविधान सभा का गठन करना होगा। किसका? संविधान सभा। तो संविधान सभा। तो ये जो कैबिनेट मिशन है ये कौन कौन सी योजनाएं लेकर के आया था? कैबिनेट मिशन चाहता था कि भारत की अखंडता बनी रहे, भारत की एकता बनी रहे, उसमें मुस्लिम और हिंदू सिख सब एक ही रहे, अलग उसके टुकड़े ना हो। तो इसीलिए उसने पूरे भारत विश्व के लिए जो भारत अपना 565 रियासतें जिसमें अपन कह देते हैं, पूरी रियासतों के लिए उसने क्या कहा कि संविधान सभा होगी और प्रत्येक स्थान से जो सदस्य चुन करके इस संविधान सभा में आएंगे। तो इन्होंने ये बात योजना रखी है। तो ध्यान रखना एक बात इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन की योजना में कहीं पर भी 2 राष्ट्रों की बात नहीं आती। कैबिनेट मिशन 2 राष्ट्रों की बात नहीं करता है। आगे चल करके देखेंगे 2 राष्ट्रों की बात कौन करता है।
तो यहाँ देखा इसने संविधान सभा का सुझाव दिया कि संविधान सभा का गठन किया जाए, तो इसके लिए जुलाई अगस्त 1946 के अंदर संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। तो उससे पहले जरा आप ये देखें कि संविधान सभा में कितने सदस्यों का एक सेटअप तैयार किया गया कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे। तो कितने हैं 389, 389, ठीक है। 389 जो सदस्य बनाए गए कि ये सदस्य संविधान सभा के लिए चुने जाएंगे। अब इसमें से देखना है कि ये सदस्य आएंगे कहां से। तो उस समय अगर हम बात करें कि भारत जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था, कि जैसे ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत थे जिसमें सीधा ब्रिटिश शासन करते थे जनता के ऊपर, एक देसी रियासतें थी जिसमें राजा शासन करता था, ठीक है, और एक थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जिसे अपन कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जैसे अभी अपने पास में 2 सेटअप है, भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेशों में। और उस समय कितने में था, तो 3 था। और 3 के अंदर भी आप देखेंगे कि 3 में पहला जो था होता है वो ब्रिटिश प्रांत है, दूसरा देसी रियासतें हैं, तीसरा हमारे पास में केंद्र शासित प्रदेश है, और 4, हालांकि उसके ABCD 4 वर्ग थे भारत के, और चौथे वर्ग में आता था जैसे अंडमान निकोबार, जहाँ जनसंख्या ना के बराबर में थी, जहाँ आज भी आदिवासी जनसंख्या रहती है। तो भारत में टोटल 4 भाग थे भारत के। ए श्रेणी के राज्य कौन से थे, जैसे मद्रास है, चेन्नई है, बॉम्बे है, ये ए श्रेणी के राज्य थे। बी श्रेणी के राज्य है, तो बी श्रेणी के राज्यों के अंदर जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये सब बी श्रेणी के राज्य थे। और राजस्थान किस श्रेणी में आता था, सी श्रेणी में आता था। राजस्थान आप समझेंगे जब आप एकीकरण पढ़ेंगे राजस्थान का, तब आप समझेंगे कि राजस्थान जो है वो सी श्रेणी का राज्य था, और जो कि बाद में जाकर के बी श्रेणी का बना दिया गया। मतलब श्रेणियां तो हटा दी गई, वो राज्यों में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो आगे देखेंगे कि श्रेणियां कब हटाई जाती हैं, तो वो संविधान में संशोधन करेंगे। तो फिलहाल एक बार देखना, इसमें से 389 में से एक है ब्रिटिश प्रांत, एक है देसी रियासतें, और एक है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, तो ये देखिए अब ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्यों के लिए चुनाव होना था, तो 292। कितने, 292। 93 सदस्य देसी रियासतों से आने थे, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आने थे। इसमें से आप ये ध्यान रखना कि ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र है, यहाँ पर विधानसभाएं होती थी पहले। इनमें क्या था, विधानसभाएं थी पहले। अब आपने अगर ये 1947 से पहले के अधिनियम देखे हैं, तो 1919 का अधिनियम जो कहलाता है मार्ले मिंटो सुधार कहलाता है, सॉरी 1909 का मार्ले मिंटो है, 1919 का जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड कहलाता है ना। वो दोनों, एक गवर्नर का नाम है, एक जो है उस समय के प्रेसिडेंट का नाम है वहां के, तो उनके नाम पर ये अधिनियम आए थे। उस अधिनियम में कहा गया था कि द्वैध शासन, उस समय पहले क्या चलता था, द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब है कि भारत को चलाने वाला एक अलग पोर्शन होगा, एक अलग संस्था होगी, और राज्यों को, प्रांतों को चलाने वाली एक अलग संस्था होगी। तो उसी प्रकार से प्रांतों को चलाने वाला कौन था, विधानसभा। जैसे अभी वर्तमान में राज्यों में विधानसभा है, और देश में क्या है, संसद है, हाँ लोकसभा जैसे अपन कह सकते हैं। तो देश में, भारत में संसद है कानून बनाने के लिए, और राज्यों के अंदर विधानमंडल है। तो ये सेटअप पहले से है। ये कब से है, 1919 से है, द्वैध शासन के रूप में। तो इस प्रकार से इस समय ब्रिटिश प्रांतों से 292, इसका मतलब यहाँ पर विधानसभा है, यहाँ पर भी क्या है, विधानसभा है। तो इसीलिए चुनाव जो होगा ना, जो जुलाई अगस्त में चुनाव करवाए जाएंगे, ये 292 प्लस 4 यानी कि 296 सदस्यों के लिए चुनाव होगा। 296 सीटों पर चुनाव होगा। बाकी 93 क्या है, ये मनोनीत होंगे। यहाँ पर कौन है, देसी राजा है, देसी राजा शासन कर रहा है। देखो एक पहले क्या था कि राजा शासन करता था, तो राजा के लिए कानून खुद ही बनाता था, वो खुद ही उसको पालन करवाता था अपनी सेना से।
लेकिन जब एक राजा ना शासन करके कुछ लोग शासन करते हैं तब फिर उनको एक संघ बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी भारत में शासन किसका है? राजतंत्र नहीं है, भारत में राजतंत्र नहीं है। अगर राजतंत्र होगा तो फिर एक ही होगा। जैसे आप उत्तरी कोरिया में देखते हैं, वो तानाशाह है, वो चलता है वहां पे, वो एक ही है, खुद ही नियम बनाता है, खुद ही उनको फॉलो करवाता सबको, है ना। तो वो वैसा सिस्टम है। तो तब उसको किसी संस्था की, किसी से सुझाव लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत के अंदर राजतंत्र नहीं है, भारत में क्या है? लोकतंत्र है। इसीलिए यहाँ कानून बनाने वाले भी लोग हैं, कानून लागू करवाने वाले भी लोग हैं, और उनकी जांच करने वाले भी लोग ही हैं। कानून बनाने वाला कौन है? संसद। और संसद में कौन बैठे हैं? ये पूरे अपने आसपास के लोग बैठे हैं, एमपी जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो वो सब चुन करके जाते हैं। इसीलिए ब्रिटिश प्रांत और देश कमिश्नरी क्षेत्र जो है, यहाँ पर विधानसभाएं थी, इसीलिए यहाँ पर चुनाव होगा। यहाँ पर कौन बैठा है? राजा बैठा है। तो राजा क्या करेगा? अपने क्षेत्र से एक सदस्य को मनोनीत करके भेज देगा, खुद ही चुन करके भेज देगा। तो जो खुद चुन करके भेजेगा वो मनोनीत कहलाता है, और जो लोग चुन करके भेजेंगे वो क्या कहलाता है? चुनाव कहलाता है, ठीक है, वो निर्वाचन कहलाता है। परंतु जब यहाँ पे चुनाव होता है ना, 296 सदस्यों के लिए जो चुनाव होता है, ये चुनाव अप्रत्यक्ष है। कैसा है? अब आप कहें कि ये देखो चुनाव कैसे होते हैं? दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो वो है जिसमें व्यस्त लोग भाग लेते हैं, व्यस्त यानी 18 साल के ऊपर के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चुनाव करते हैं उसका। परंतु ये अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि इनका जो चुनाव किया गया था, 296 सदस्यों का जो चुनाव किया गया था ना, ये वहां की विधानसभा के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा? जैसे वर्तमान में राज्य में विधानसभा होती है और देश में राज्यसभा है, तो राज्यसभा के सदस्य कैसे जाते हैं? तो राज्यसभा में सदस्य कौन भेजता है? विधानसभा भेजते चुन करके, तो वो अप्रत्यक्ष है। जबकि लोकसभा में कैसे जाते हैं? लोकसभा में सदस्य कैसे जाते हैं? तो लोकसभा में प्रत्यक्ष जाते हैं, हम खुद वोट देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो चलिए जरा वापस देखते हैं। तो ये चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष था। कब हुआ था? जुलाई अगस्त में हुआ था। और संविधान सभा का जो गठन है ये जुलाई में करते हैं। और कितने सदस्यों से मिलकर के होगा? 389 सदस्यों से मिलकर के होगा। ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 है। कौन कौन से 4 क्षेत्र थे ये? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक है। तो यानी बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो बलूचिस्तान ये भी, क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र था ना पहले तो। और अजमेर मेरवाड़ा कहाँ पे है? राजस्थान में, जिसका सबसे एकीकरण में सबसे लास्ट में विलय होता है। कुर्ग, तो कुर्ग के अंदर की, कुर्ग कर्नाटक के अंदर है। अब आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा किसकी? राजस्थान। तो राजस्थान की विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। परंतु जब राजस्थान में प्रथम चुनाव हुए थे तब कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? 160। कितनी? क्योंकि 30 किसके थे? 30 सदस्य है। कहां से आए हैं बाद में? अजमेर मेरवाड़ा से हैं। 30 सदस्य बाद में अजमेर मेरवाड़ा से आए, और फिर आगे संख्या बढ़ाकर के कितनी कर दी गई थी? 200 सदस्य। यानी पहले चुनावों में राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री अगर बना है तो राजस्थान में उस समय पहले एमएलए कितने थे? 160 थे। जैसे ही ये अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया जाता है तो इसकी एक अलग विधानसभा थी। आप पढ़ेंगे कि अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा का एकमात्र प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन था? हरिबाबू पटेल, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर इसका अध्यक्ष था। तो इस प्रकार से यहाँ पर राज्य अगर अजमेर मेरवाड़ा में है तो बाकियों में भी तो थी ना, बाकी सभी में थी, इनमें ब्रिटिश प्रांतों में थी, लेकिन देशी रियासतों में विधानसभाएं नहीं थी। अब जैसे देशी रियासतों में, जैसे ये जितनी भी अपन 19 रियासतें काउंट करते हैं, तो इसमें कहाँ विधानसभा थी? इसमें तो राजा था ना यहाँ पे। तो जैसे आप समझेंगे कि बांसवाड़ा को जब मिलाया गया था तो बांसवाड़ा के राजा ने क्या कहा था कि मेरे डेथ वारंट पर आप हस्ताक्षर करवा रहे हो। कौन था? चंद्रवीर सिंह था, ठीक है। तो ये सब राजा थे, यहाँ पे राजा शासन करते थे।
चलिए वापस आते हैं। तो ये देखा आपने कि इस तरीके से सेटअप तैयार किया जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो डिसाइड किया गया है 389 सदस्य है, ये कैसे किए गए हैं। ये किए गए हैं कि एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। एक सदस्य क्या करेगा? 10 लाख जनसंख्या। तो यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति आपने चुन करके भेजना है। राजाओं को भी बोल दिया अगर आपके 10 लाख जनसंख्या है तो हमें एक सदस्य चुन करके भेज दो। तो इस प्रकार से राजस्थान से कुल 12 सदस्य गए थे। कितने गए थे? 12 सदस्य राजस्थान से गए थे। चलिए वापस आते हैं। तो यहाँ तक हुआ कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे? 10 लाख जनसंख्या करेंगे। कितने सदस्य हैं? 389। और कितने कहां से आने वाले ये चुनाव किनका होगा? 296 सदस्यों का चुनाव होगा, निर्वाचन होगा। लेकिन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा। अब इसमें से देखते हैं कि 296 सदस्य जब आते हैं, 296 इसमें से जब चुनाव होता है तो 208 सदस्य 208 सीटें किसको मिलती हैं? कांग्रेस को मिलती हैं। 208 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं और 73 सीटें जो है ये मुस्लिम लीग को मिलती हैं। मुस्लिम लीग को मिलती हैं। और 4 जो सदस्य हैं ये सिख होते हैं। 4 कौन से होते हैं? सिख होते हैं। तो ये इस प्रकार से ये समुदाय है। अगर हम समुदाय के आधार पर देखें, संप्रदाय के आधार पर देखें कि ये सदस्य कहां से आए थे, तो 208 जब अपन संप्रदाय तरीके से देखेंगे ना तब अपन का बात करेंगे सिख की। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे 8 सदस्य निर्दलीय। कौन से? अभी हम पार्टी की बात कर रहे हैं। ये किससे अकॉर्डिंग है? ये पार्टी के आधार पर है। यदि हम समुदाय के आधार पर बात करें, समुदाय यानी कि जैसे जनरल है, ओबीसी है, ऐसी है ना, इस प्रकार से अपन बात करें। इस प्रकार से कितने समुदायों को मान्यता प्राप्त थी? एक सामान्य था, एक मुस्लिम था और एक सिख थे। अब इसमें से सामान्य को कितने? 213 सामान्य थे। और यहाँ पर जो बने हमारे पास में 79 बनेंगे मुस्लिम और फिर यहाँ पर बनेंगे हमारे पास में 4 सिख। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये टोटल काउंटिंग हमारे पास में बनती है 296 की। क्लियर है? चलिए देखें। तो ये तो पार्टी के आधार पर हो गया, ये समुदाय के आधार पर हो गया। पार्टी के आधार पर कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो कांग्रेस ने लगभग 211 सदस्य खड़े किए थे। 211 सदस्य खड़े किए थे, जिसमें से 208 इनके जीत गए थे। कहने का मतलब इनको 100% चुनाव ये जीत गए। लेकिन मुस्लिम लीग ने जितने भी सदस्य खड़े किए थे उसका 25% से भी कम ये सीटें हैं। यानी इन्होंने जितने सदस्य खड़े किए हैं तो उसका 25% भी इनको नहीं मिला। तो इसीलिए इनके मन में आया कि भाई हमें अगर कोई पूछ ही नहीं रहा है तो इससे हिसाब से तो हमें आगे चल करके बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। जो भी संविधान बनेगा वो किसके आधार पे बन जाएगा? 208 सदस्य यही बना देंगे। क्योंकि हमेशा अपन देखते हैं कानून बनाने के लिए हमें जरूरत किसकी होती है? कानून अगर बनाना है उसको जैसे लोकसभा से पास करना है, विधानसभा से पास करना है, तो हमें तो 50% प्लस एक ही सदस्य चाहिए। कोई भी कानून बनाना होता है ना तो 50% प्लस 1 जैसे मत मिला वो कानून पास हो जाएगा, वो विधेयक पास हो जाएगा। तो यहाँ पर तो इनका संख्या पहले से बहुत कम है, ये तो आधे से पहले ज्यादा है। तो इस हिसाब से तो जितने भी प्रस्ताव आएंगे वो सभी कांग्रेस ही पास करती जाएगी, तो मुस्लिम लीग के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए मुस्लिम लीग ने यहाँ पर क्या किया? इसका बहिष्कार करेंगे। पहली बैठक का, संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार करेगी। पहली बैठक कब होती है? तो देखिए संविधान सभा। अब अपन बात करते हैं बैठक की। तो यहाँ तक पहले हमने क्या देखा कि कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 में आया, 24 मार्च 1946 में आया। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन कब किया गया? 9 जुलाई है ना, जुलाई 1946 में किया गया, जुलाई 1946 में। और संविधान सभा के लिए चुनाव कब करवाए गए? अगस्त में चुनाव संपन्न हो गए। अगस्त 1946 में चुनाव संपन्न हो गए। और अब हम करेंगे बैठक।
तो बैठक, पहली बैठक दिसंबर 1946 से इसकी बैठक शुरू हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको, बैठक को। संविधान सभा की प्रथम बैठक, अब प्रथम बैठक जो है कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस दिन मुस्लिम लीग इसका क्या करती है? बहिष्कार करती है। यहाँ पर नहीं होती तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? ओनली 208 सदस्य ही होते हैं इस जगह, इस समय 208 सदस्य हैं। अब क्या किया गया? अब पहली बैठक हुई है तो इस दिन क्या क्या काम होगा? एक तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ये अस्थायी अध्यक्ष किस आधार पर बनाते हैं? ये क्या होता है? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये, समय संविधान सभा में जितने भी सदस्य हैं उनमें सबसे बुजुर्ग हैं, इसीलिए इनको एक बार अस्थायी बना देते हैं भी कि हमें चलो जरूरत तो है ना, कोई हमें लीड तो करे, तो लीड करने के लिए हम बना दिया किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये किसके आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर। और चुनाव किस किस आधार पर होते हैं? एक वरिष्ठता के आधार पर होता है, एक वयस्क मताधिकार होता है, वयस्क, और एक होता है वर्गीय मताधिकार। जैसे संविधान सभा है, अब संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे ना, ये वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुए थे, यानी प्रत्येक वर्ग के सदस्य आने चाहिए यहाँ पर, प्रत्येक वर्ग के। इसीलिए तो दलितों के मसीहा बनकर के कौन गए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो गए थे, भीमराव अम्बेडकर ये अपने संविधान सभा में जाते हैं। तो ये चुनाव लड़ते हैं कहां से? पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल किसे कहते हैं? पूर्वी बंगाल बांग्लादेश। किसे? बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश से चुनाव लड़ करके जाते हैं, परंतु जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग कर दिया जाता है, तो उस समय पूर्वी बंगाल जो कि बांग्लादेश है, ये पूर्वी पाकिस्तान है। बांग्लादेश को ही क्या कहते हैं? पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश को ही कहा जाता है। तो यहाँ से जीत कर गए थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब ये वाला क्षेत्र तो चला गया किसमें? पाकिस्तान में, क्योंकि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान है, तो वो बांग्लादेश उसमें चला गया। तो इसका मतलब अब हमें अम्बेडकर की संविधान में सख्त जरूरत है। तो इसीलिए दोबारा से इनके लिए क्या करवाया गया? मुंबई से कांग्रेस ने अपने एक सदस्य से क्या त्यागपत्र दिलवाया? एक सदस्य से क्या करवाया? त्यागपत्र दिलवाया। और जब त्यागपत्र दिलवाते हैं तो सीट खाली हो गई वहां की, तो वहां की सीट खाली हो जाती है तो उपचुनाव होते हैं। क्या होते हैं? उपचुनाव होते हैं। तो उपचुनाव होने के बाद ये मुंबई से आए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? उपचुनाव हुआ और ये 24 अगस्त 1947। कब? 24 अगस्त 1947, क्योंकि 15 अगस्त को दोनों अलग हो गए देश। तो 15 अगस्त को जब दोनों राष्ट्र अलग हो जाते हैं तो फिर इनको कब चुना जाता है? तो इनको 24 अगस्त तक वापस संविधान सभा में लाया जाता है। और संविधान सभा में लाने के बाद इनको 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और यही प्रारूप समिति बहुत ही मुख्य समिति रहती है। इसी कारण अम्बेडकर जी को क्या कहते हैं? संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माता, संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। संविधान का पिता, संविधान निर्माता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति जो कि उसके प्रारूप का अर्थ होता है ढांचा, उसका कच्चा चित्र, पूरे संविधान का जो कच्चा चित्र बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? प्रारूप समिति के द्वारा बनाया गया था। हम चर्चा करेंगे, फिलहाल एक बार वापस आते हैं। अस्थायी अध्यक्ष, पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर। और दूसरा काम यहाँ पर होता है, दूसरा काम यहाँ पर देखिएगा, उपाध्यक्ष बनाया जाएगा।
उपाध्यक्ष बनाया जाएगा H.C. मुखर्जी। किसे? H.C. मुखर्जी को बनाएंगे, H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और कोई ज्यादा इस दिन चर्चा नहीं होती है। दूसरी बैठक होगी कब? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। इस दिन स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा, स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष किसे बनाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, इसी के साथ संवैधानिक सलाहकार भी बनाया जाता है, संवैधानिक सलाहकार जो संविधान के बारे में सलाह देगा, अध्यक्ष को सलाह देगा, संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। किसको? बी.एन. राव को। बी.एन. राव होते हैं, बी.एन. राव, ये क्या होते हैं? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते हैं, H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष होते हैं। चलिए, दूसरी बैठक का काम खत्म हुआ। तीसरी बैठक, अब तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। और संविधान बनने की क्रिया जो है अब तेज हो जाती है, शुरू हो जाता है। इसके बाद में बस संविधान पर चर्चाएं होती रहेंगी। इसी उद्देश्य प्रस्तावों को ही संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। और संविधान की प्रस्तावना किसने पेश की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी। किस नाम से पेश की थी? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पेश की थी। अब खुद ही इसको पेश कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? संविधान की आत्मा। क्या कहेंगे? संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। किसे? अनुच्छेद 32 को। संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, संविधान की आत्मा अंबेडकर द्वारा किसे कहा गया? अनुच्छेद 32 को। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसे कहा गया? प्रस्तावना को कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरी बैठक का काम हुआ, संविधान बनता गया। संविधान बनने की शुरुआत जो है वो कब से हो रही है? 9 दिसंबर से ही शुरू हो रही है। तो 9 दिसंबर से लेकर के आगे चलेंगे। इसके बाद में समय देखते हैं, 13 दिसंबर हो गया। 13 दिसंबर के बाद में 1947 शुरू हो जाएगा। दिसंबर के बाद में 47। तो 47 की अगर हम इम्पोर्टेंट घटना की बात करें तो मुख्य घटना क्या होती है 47 के अंदर? तो पहले तो एक तो देश आजाद हो जाएगा। देश आजाद होने से पहले जरा एक बात समझिएगा, अब है नए वायसराय बनकर के आएंगे माउंट बैटन। क्योंकि फिर से वापस चलते हैं, पहले यहाँ इससे पहले जो वायसराय थे वो कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल थे। कौन? लॉर्ड वेवेल वायसराय थे माउंट बैटन से पहले। और माउंट बैटन जो है भारत का अंतिम वायसराय रहता है। माउंट बैटन भारत का अंतिम वायसराय है। अब चर्चा क्या चल रही थी कि भी यहाँ पर बहिष्कार किया था। किसने? मुस्लिम लीग ने यहाँ बहिष्कार किया, वो नहीं आई यहाँ पे। अब वो नहीं आई तो इस वजह से ब्रिटेन की जो संसद है वहां के संसद के अंदर भी ये सवाल उठते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि अपन जैसे नेपाल में या बांग्लादेश में कई बार कोई हलचल होती है, जैसे यूक्रेन में हलचल हुई थी अभी, वहां पर भारत के लोग फंसे हुए थे, इसलिए उसका मुद्दा संसद में भी उठता है कि भाई सरकार क्या कर रही है उनको लाने के लिए। ऐसे उठते ना बातें कि आप ऐसे कैसे हाथ पे हाथ करके बैठे हो। तो ऐसी ही बातें उस समय ब्रिटेन के अंदर भी उठ रही थी। ये सवाल उठ रहे थे कि भाई आप एक देश पर कब्जा कैसे कर सकते हो, क्योंकि प्रत्येक देश के अंदर जहां कोई बुरे मन का होता है वहां अच्छे मन के लोग भी रहते हैं। जैसे यहाँ भारत में भी कई लोग ऐसे भी हैं, कई नेता ऐसे भी हैं जो कि समानता दिलाने में काम रखते हैं कि सबको समानता मिलनी चाहिए। ऐसे ही उस देश में ब्रिटेन में भी कुछ नेता ऐसे थे, कुछ लीडर ऐसे थे जो कि लोगों को समानता दिलाते थे।
अब वो अगर लोगों को समानता दिला रहे हैं और उन्हीं का देश ही दूसरे देश पर कब्जा करके बैठा है, तो फिर वो भी बात उठाएंगे ना वहां पे कि भाई आप क्यों कब्जा करके बैठे हो, उनका देश है, उनको खुद चलाने दो, आप उनको फ्री करो, आपने गुलाम क्यों बना रखा है। तो ये बातें वहां की ब्रिटेन उनकी संसद में भी ये बातें उठती थी, जिस वजह से सरकार डगमगाती रहती थी। सरकार सोचती थी कि भाई अब क्या करना है, इनको झंझट छोड़ो, इनको अपना इनका संविधान बनाने दो, अपना देश चलाने दो। तो इसीलिए जैसे जैसे वो बातें बढ़ती गई कि मुस्लिम लीग धरने में बैठी है, उसने हड़ताल कर दी, उन्होंने दंगे फसाद कर दिए हैं, ये बातें वहां पहुंचती थी और वहां पर जाकर के वो संसद में फिर रोज हंगामा होता था। जिस वजह से अब एटली ने क्या किया, एक नए व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था माउंटबेटन। माउंटबेटन को नया वायसराय बना करके भेजा जाता है 1947 के अंदर। और 1947 में जब वो आते हैं, वो सभी नेताओं से मिलते हैं, कांग्रेस के नेताओं से भी मिलते हैं और मुस्लिम लीग के नेताओं से भी मिलते हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि भाई ये तो कभी एक नहीं होने वाले, ये कभी एक नहीं होंगे। फिर वो वापस जाते हैं, वहां की संसद में अपना प्रस्ताव रखते हैं और प्रस्ताव में क्या रखते हैं, विभाजन की योजना। विभाजन की, तो विभाजन की योजना किसने रखी, माउंटबेटन ने। किसने, माउंटबेटन ने रखी है। वहां से जब प्रस्ताव पारित कर दिया कि ठीक है अभी आपको जैसे लगता है ना कि दोनों देशों को अलग करना पड़ेगा, तो ठीक है कर दो। तो वहां से प्रस्ताव पास करवाने के बाद में माउंटबेटन फिर से वापस आते हैं और वापस आकर के 3 जून 1947 को, कब 3 जून 1947 को घोषणा करते हैं। इस घोषणा को 3 जून घोषणा कहा जाता है, यानी 3 जून योजना कहते हैं, या माउंटबेटन योजना कहते हैं, या मन-बाटन योजना कहते हैं। क्या कहते हैं, मन-बाटन योजना, माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना। किसे कहा जाता है, भारत पाकिस्तान विभाजन योजना को। ठीक है, तो इन्होंने 3 जून 1947 को घोषणा की कि 2 राष्ट्र होंगे। क्या होगा, 2 राष्ट्र होंगे और दोनों का अपना अपना संविधान होगा। और जैसे ही 2 राष्ट्रों की बात आती है, मुस्लिम लीग अपने काम पे लग जाती है, वो अपने संविधान बनाना शुरू कर देती है। और इस तरफ जैसे ही ये योजना आती है 1947 की, और अब धीरे धीरे जो बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान है, वो भी पाकिस्तान में एंटर होगा। तो जब वो पाकिस्तान में चला जाएगा तो किसको आना पड़ेगा, वहां से किसको आना पड़ेगा, अम्बेडकर, क्योंकि वो कहां से जीत करके आए हुए हैं, बांग्लादेश से जीते हुए हैं। तो जब अपने बांग्लादेश का कोई व्यक्ति अपने संसद में बैठा है तो हम क्या कहेंगे कि भी आप अपने देश के लिए कानून बनाओ, लेकिन वो व्यक्ति तो अपना है। इसीलिए क्या किया गया, वहां से तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और फिर वो चले गए कहाँ, मुंबई। और मुंबई से कांग्रेस ने अपने किसी सदस्य से त्याग पत्र दिलवा करके और उन्हें जिता करके, अम्बेडकर को जिता करके वापस कहाँ बुला लिया, संविधान सभा में फिर से बुला लेते हैं। 3 जून 1947 योजना, जो कि माउंटबेटन योजना है, देश विभाजन की योजना है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत 14 व 15 अगस्त 1947, 14 व 15 अगस्त 1947 को क्रमशः पाकिस्तान व भारत को अलग राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। यानी 14 व 15 अगस्त, 14 अगस्त को कौन आजाद होता है, पाकिस्तान, और 15 अगस्त को भारत। तो इसलिए भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे आप, ये है 4 और ये है 1, तो ये 14 अगस्त होगी यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग ये 14 अगस्त है, ये 15 अगस्त है, ये तो अपने को वैसे भी पता है। और एक ही राष्ट्र, अब दोनों जब अलग होते हैं तो दोनों को अलग करने के लिए दोनों के बीच में जो बाउंड्री बनाई जाएगी, तो वो कौन बनाता है, कौन आएगा, सर सी क्या बोलते हैं उसको, रैडक्लिफ। ठीक है, सी रैडक्लिफ जो है के द्वारा क्या किया जाता है, रैडक्लिफ लाइन के नाम से दोनों के बीच में एक बॉर्डर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। यहाँ तक कि माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन की योजना कंप्लीट हो चुकी है, मन-बाटन योजना कंप्लीट हो चुकी है। अंत में थोड़ा सा देख लेते हैं संविधान के बारे में अपने, चलिए आगे बढ़े। तो कहाँ तक पहुंच चुके हैं अभी, कहाँ तक पहुंच गए, 1947 तक आ गए हम। 15 अगस्त कब तक,
15 अगस्त 1947 तक आ चुके हैं। तो 15 अगस्त 1947। अब 15 अगस्त के दिन भारत के ऊपर, भारत के लाल किले पर, भारत के लाल किले पर क्या हो रहा है? ध्वज फहराया जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। क्या हो रहा है? राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। तो राष्ट्रीय ध्वज, उसे राष्ट्रीय ध्वज कैसे घोषित किया गया? ऐसे तो हर कोई ले जाकर वहां फहरा दिया, क्या ये राष्ट्रीय ध्वज है? तो उससे पहले इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दिलानी पड़ेगी। तो राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता कौन देगा? तिरंगा है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। इसको राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता किसने दी? एक व्यक्ति कैसे दे सकता है? जब लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र है तो एक व्यक्ति नहीं दे सकता, तो इसीलिए कौन देगा? संविधान सभा। कौन देगी? संविधान सभा। तो संविधान सभा इसको राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता देगी। लेकिन ये कब देगी? क्या 15 अगस्त के बाद, फहराने के बाद देगी? पहले देगी ना। हाँ, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई, तो ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता प्रदान की जाती है। तो हम पहुंच चुके हैं 15 अगस्त 1947 को। अगस्त 1947 के बाद में आपने देखा कि 24 अगस्त को भीमराव अंबेडकर जो है उनको चुन लिया गया है। और 29 अगस्त 1947 को उन्हें क्या बना दिया गया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ये 7 सदस्यीय प्रारूप समिति है, जिसमें से अध्यक्ष भी इसी के अंदर काउंट होगा। अध्यक्ष सहित 7 थे, अध्यक्ष के बिना कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। तो 29 अगस्त को प्रारूप समिति बनाएगी। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो भी प्रस्ताव रखे गए हैं ना संविधान बनाने के लिए, जितने भी प्रस्ताव रखे गए हैं उन पर ये चर्चा करेगी, उन पर चर्चा करेगी और अपने तरफ से एक नए मतलब अनुच्छेद बताएगी भी कितने अनुच्छेद होंगे, किस अनुच्छेद में क्या होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रारूप समिति ने 31 मई 1948 को, कब? 31 मई 1948 को 315 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां जारी की। उन्होंने कहा कि संविधान में कितने? 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होंगी। एक प्रस्ताव तैयार कर दिया, एक संविधान तैयार कर दिया। अब इस संविधान को रखा जाएगा किसके सामने? संविधान सभा के सामने रखा जाएगा। तो संविधान सभा अब इस पर चर्चा करेगी। अब तक इसको तैयार किसने किया है? इसे तैयार किसने किया है? प्रारूप समिति ने तैयार किया है। तो प्रारूप समिति तो 7 सदस्यों की है ना, लेकिन संविधान सभा में कितने हैं? लगभग 250 सदस्य हैं। 284 सदस्य हम अंत में देखेंगे। तो लगभग 284 सदस्य वहां बैठे हैं। तो क्या 7 सदस्य का कहना मान लेंगे? नहीं, पहले वो उनका जो प्रस्ताव है वो देखेंगे, उसको रीड करेंगे। उसको क्या करेंगे? रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उस पर वाचन करेंगे। तो जैसे प्रस्ताव पास होता है वैसे ही। तो इस प्रकार से प्रारूप समिति द्वारा जो पेश किया गया ये संविधान है, इस पर 3 वाचन होते हैं। कितने? 3 वाचन होते हैं। 3 वाचन का मतलब है इसको 3 अलग अलग भागों में बांट करके अलग अलग तरीके से वाचन किया जाता है। यानी कि पहले एक बार पढ़ लिया, फिर दूसरी बार फिर से और देख लिया, आलोचनाएं हुई कि ये बात गलत लिखी है, इसमें दोष लगाए गए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। इस प्रकार से मन मुटाव पूरी बातें संविधान सभा के द्वारा बताएगी। वाद विवाद हुए और फिर जाकर के पता चला कि हमें कुछ और सुधार करना है। तो कुल मिलाकर 3 वाचन हुए। तो तीसरा जो वाचन है, अंतिम वाचन है जो ये 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1949 को पूरा होता है। कब? 26 नवंबर 1949 को 3 वाचन पूरे हो जाते हैं। 3 वाचन पूरे हो जाएंगे और तीसरा वाचन अब खत्म होगा, 26 नवंबर को खत्म होगा। ये 14 नवंबर से शुरू होता है। तीसरा वाचन कब शुरू होता है? 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक होता है। इसे हम लिख देते हैं तीसरा वाचन। और ये तीसरा वाचन जब होता है उस दिन कौन सा अधिवेशन होता है? 11वां अधिवेशन संविधान सभा का।
अधिवेशन, 11वां अधिवेशन होता है, 11वां अधिवेशन होता है, यानी 11वीं बैठक होती है यहाँ पर, 11वीं बैठक। और टोटल कितनी बैठकें हुई हैं? 12। टोटल 12 बैठकें हुई हैं। तो 11वीं कब हुई है? 14 से लेकर के 26 नवंबर तक 11वां अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन के दिन, इस दिन क्या किया जाता है? संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग बना दिए जाते हैं, शामिल कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से इतना संविधान बनकर के तैयार हो जाता है। और संविधान जैसे ही बनकर के तैयार होता है तो संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया जाता है। क्या? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया जाता है। संविधान द्वारा संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया जाता है। कहने का मतलब संविधान बनकर के तैयार हो गया है, उसे अपना लिया गया है संविधान सभा के द्वारा। तो जब संविधान सभा ने अपना लिया तो समझो पूरे देश ने अपना लिया है। तो इस दिन 284 सदस्य यहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं। 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। 284 सदस्य उपस्थित होते हैं इस दिन, वो हस्ताक्षर करते हैं और इसे अपना लेते हैं। ये 11वां अधिवेशन है। और इसी दिन को 26 नवंबर को ही क्या किया जाता है? 26 नवंबर को ही विधि दिवस के रूप में मनाया जाने शुरू करते हैं, विधि दिवस के रूप में मनाने लगते हैं। तो पहले विधि दिवस के रूप में मनाते थे और वर्तमान में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही पहले विधि दिवस के रूप में मनाते थे और अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इसे विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर संविधान को लागू नहीं किया है। लागू कब करेंगे? 26 जनवरी को करेंगे। 26 जनवरी को लागू किया जाता है, इसीलिए 26 जनवरी तो याद रहेगा गणतंत्र दिवस के रूप में, परंतु 26 नवंबर कैसे याद रखेंगे? तो इसलिए 26 नवंबर को याद रखने के लिए विधि दिवस मनाया जाने लगा और फिर बाद में संविधान दिवस मनाया जाने लगा। तो अंत में 2 बातें रहेगी, अपनी जल्दी से कंप्लीट करते हैं कि इसकी अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक या 12वां अधिवेशन, 12वां अधिवेशन कब होता है? 24 जनवरी 1950। कब? 1950 को होता है। इस दिन राष्ट्रपति किसे बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है। राष्ट्रगान अपनाया जाता है। राष्ट्रगान कौन सा? जनगणमन, ठीक है, जनगणमन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया जाता है। और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को अपना लिया जाता है। तो इस दिन ये 3 काम होते हैं, ये अंतिम है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है, उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने लगते हैं। तो संविधान बनना कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। बनकर कंप्लीट कब हुआ? 26 नवंबर 1950 को कंप्लीट हुआ था। बनने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का यहाँ समय लगता है। और इस प्रकार से कुल 12, यहाँ तक 11 अधिवेशन होंगे। कितने? 11 अधिवेशन होंगे और 114
बहसें होंगी, 114 दिन बहस होगी, 114 दिन बहस हुई है इसके ऊपर, ठीक है ना। जैसे ये 4-5 दिन का एक अधिवेशन है, 4-5 दिन एक साथ बैठे अधिवेशन किया, फिर अगला अधिवेशन फिर कभी करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, इस प्रकार से इसको कुल कितना समय लग जाता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। संविधान बनकर के तैयार हो जाता है और संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है और संविधान का नाम रखा जाता है भारत का संविधान। जो हमारा संविधान है उसका नाम क्या है, भारत का संविधान है। ये बात कहाँ लिखी गई है, अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 393 में लिखा गया है कि भारत के इस संविधान का नाम भारत का संविधान है। संविधान का नाम क्या है, भारत का संविधान। और जैसे ही संविधान बनकर के तैयार होता है, भारत गणतंत्र बनता है, तो अब काम करने वाली संस्था कौन है, संसद है। विधि बनाने वाली संस्था कौन है, संसद है। इसका मतलब अब हमें संविधान सभा की जरूरत नहीं है, तो संविधान सभा को बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है, क्योंकि अब हमें संविधान सभा की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई भी कानून बनाना है तो संसद बनाएगी।